बाजीचा अतफाल दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो रुकते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और आज क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको 1 साल मुकम्मल हो गया उनको ओथ लिए हुए। अब 1 साल कारकर्दगी उनकी क्या रही, स्पेशली अगर हम मुआशी लिहाज से बात करें, हम अदालती लिहाज से बात करें, सियासी लिहाज से बात करें, जिस भी लिहाज से बात करें, बंदा सोचता है कि बंदा की गल करे तो बहरहाल लेकिन कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। वो है, उसके अलावा इमरान खान साहब के जो खतूत थे उसके हवाले से एक अपडेट है, एक खबर है, वो भी वैसे तो बैकग्राउंडर है लेकिन आपसे शेयर करते हैं। पहले मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वाली खबर पे आ जाए। पहले वही करें। अच्छा, नाज़रीन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था, जिसको चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने कहा कि मैंने उसको एग्जामिन किया, बड़ी अच्छी बात थी कि यूएसपी में भी साथ उसके शवाहिद अटैच थे, उनको स्क्रूटनाइज किया गया जी। स्क्रूटनाइज करने के बाद उन्होंने कहा कि जी इसको उसके बाद फिर हमने उसको जजेस की जो आईनी बेंच है उसको भिजवा दिया। अच्छा, इस सारे में नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि जब उन्होंने इसकी स्क्रूटनी इनिशियली की, स्क्रूटनी करने के बाद वो भेज दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कि जनाब आप इसको प्रोसेस करें, और डायरेक्शन साथ ये आई कि इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अच्छा, अब जब जो अमला अटैच है आईनी बेंच के साथ, जब उनके पास ये आया तो उन्होंने ज़ाहिर है वो अपना एक नोट पुटअप करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं इसके ऊपर, और उन्होंने जो अपनी वर्किंग की, राय साहब उनकी वर्किंग में उन्होंने ये लिखा कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ केसेस जो इसमें मेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और फ़लाँ केसेस फ़लाँ हाई कोर्ट में इस वक्त देर इल्तवा है, फ़लाँ चीज़ वहाँ जगह पे चल रही है। और ओवरऑल अगर उन्होंने कहा कि जी 184(3) का इस्तेमाल, तो नोट ये लिखा गया जो जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट कहा जा सकता है, उस नोट में ब्रांच ने, मुतलका ब्रांच ने, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि लिखा कि जी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के बाद सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, खो चुकी है। हाँ, लिहाजा इन केसेस में जो यहाँ पे हैं वही लगाए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो जिसके बाद ये 3 केसेस लगे थे, एक वो जो पीटीआई की पकड़ दकड़ और मुकदमात वाला था, दूसरा था इलेक्शन वाला, और तीसरा जो केस लगा था वो 9 मई वाला था। अब इन केसेस पे फैसले क्या होने हैं, डील कैसे करना है, वो तो बेंच ने करना है। अलबत्ता जो एक नोट रजिस्ट्रार ऑफिस का गया था वो इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने कहा जरा वो भी शेयर करते जाए नाजरीन से कि चीफ जस्टिस साहब ने मामला रेफ़र किया था और आगे ब्रांच ने ये जजेस को बताया कि जी आप तो सो मोटो ले ही नहीं सकते, और जजों ने भी कहा हाँ जी गल तो ठीक है, सो मोटो तो हम ले ही नहीं सकते, इसलिए उस पर कोई सो मोटो हुआ भी नहीं, और ना मेरा ख्याल है उनका लेने का कोई इरादा भी नहीं था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं नाजरीन, राय साहब कारकर्दगी की जानिब आए थोड़ा सा। एक सलाह कारकर्दगी पहले क्योंकि हम खड़े हैं इस वक्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो पहले हम अदालती महाज की बात कर लेते हैं जी। अदालती महाज पे 26वीं तरमीम की गई सबसे पहले, ठीक है, और उससे भी पहले अगर हम आएँ तो इससे पहले कानून साजी की गई, और जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें जुल्करनैन साहब, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के लिए जी। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नाज़रीन हुआ ये था कि काजी फाइज ईसा बहुत सारे केसेस लगाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये बनी हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनके रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो गए थे। रुकावट ऐसे बनना शुरू हो गए, पहले तो मंसूर अली शाह साहब उनके हामी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनाब ये तो उल्टा मैं ही इनके रगड़े में आने लग गया हूँ, महतूब ठहरा हूँ, हाँ, तो मैं ही उनका मजलूम होना शुरू हो गया हूँ, तो उन्होंने ज़रा स्टैंड लेना शुरू किया। और फिर काजी साहब एक तरफ होते थे, वो 2 जजेस एक तरफ होते थे, राइट साइड पे होते थे, काजी साहब गलत साइड पे खड़े होते थे, और जो गवर्नमेंट की साइड थी काजी साहब इनफैक्ट उसके ऊपर खड़े होते थे जी। और कभी जनाब वो कहते थे फैसले के ऊपर रिव्यू करें, फौरी मखसूस सीटों का रिव्यू लगा दें, कभी वो कहते थे जनाब रिव्यू फैसले के ऊपर नहीं रीजंस के ऊपर होता है, अपने मतलब के हवाले से बातें बोलते रहते थे वो। खैर उन्होंने एक गवर्नमेंट से साजबाज करके, या गवर्नमेंट इतनी शानी थी उनको भी पता था कि जी हमने करना क्या, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को बाहर निकाल दिया, सॉरी मुनीब अख्तर साहब को ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी से निकाला, और अमीनुद्दीन खान साहब को डाल दिया। कमेटी हो गई 2-1। अच्छा, यहाँ से मामला स्टार्ट हुए, और फिर उसके बाद जो केसेस लगते गए, खासकर 63 वाला केस लगा, फिर उनके जो नताइज है वो आपके सामने, फिर मामला ट्रिब्यूनल्स की कानून साजी हुई, रिटायर्ड जजों को जनाब ट्रिब्यूनल्स के लिए डाल दिया गया,
ताकि जो फार्म 47 है उसको पक्का किया जा सके, कोई फैसला खिलाफ ना आ सके। उसके अलावा फिर नाज़रीन आगे चल के बात ये हुई राय साहब कि 26वीं तरमीम हुई, वो किस तरीके से हुई वो सबके सामने है। जो खुद बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी मेरी बात मानने वरना मुझे जोर जबरदस्ती से ब्रूट मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ेगा तरीक़ाकार, यानी कि जोर जबरदस्ती से मुझे करानी पड़ेगी, और बिल आखिर वो करवा ली गई। 1 साल में इस हुकूमत ने राय साहब वो किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। इस अंदाज में जुडिशरी को फतह जिस तरह किया गया ना, वो कोई और नहीं कर सका, शायद पीसीओ जजेस। अच्छा, आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा करूं, आप बोल रहे हैं जुल्करनैन साहब, ये कतअन मुमकिन ना होता कि इसमें अगर जाने वाले चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के सियाह तरीन चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस काजी फाइज ईसा, मैं उनके फैसलों की बात कर रहा हूँ यार, उनके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं उनके ये नहीं कह रहा कि उनके चेहरे पर स्याही मली हुई है, वो बात नहीं कर रहा मैं, कि माशाल्लाह वो है तो इंसान है ना, इंसानियत पर मैं कुछ नहीं बात कर रहा, लेकिन उनके कंडक्ट पर बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के सियाह तरीन एक धब्बा थे माथे पर। वो सबसे पहले मिले, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया, जिसमें 63A लगाने के लिए जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर को बाहर निकाल के किया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन को डाला गया, और फिर जिस तरह आपने बताया कि 2-1 कमेटी बन गई थी, वो लगाया गया, और फिर वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजाजत दी कि आप मंडियां लगाएं पार्लियामेंट के अंदर, आप पार्लियामान के ज़मीर खरीदें, आप चारदीवारी का तकद्दस पायमाल करें, आप लोगों को अगवा करें, मेंबरान असम्बली को उठाकर हुकूमती लाबी में बिठाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब ने ये किया जी। उसके बाद जनाब जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर दुनिया भर के जो वज़ीर कानून होते हैं वो ये करते हैं जी कि वो आईनी माहिरीन को, आईनी एक्सपर्ट को अपने साथ मिलाकर कानून साजी करते हैं। यहाँ पर हमारे वज़ीर कानून साहब इतना वो बेशर्मी और ड्राई के साथ, जिस दिन उन्हें 26वीं आईनी तरमीम मसौदा मिला, असम्बली में खड़े कर उन्होंने कहा मुबारक हो, मुझे मिल गया यार, कमाल है। वैसे में ये एक अजीबोगरीब किस्म का हुआ कि हमारे वज़ीर कानून साहब दुनिया भर के जो वज़राए कानून होते हैं वो आईनी एक्सपर्ट को, आईनी माहिरीन को साथ मिलाकर कानून साजी करते हैं जुल्करनैन साहब, अपने शहरियों के लिए। मुझे अपने लिए डर लग रहा है, नहीं अपने शहरियों के लिए, आपके लिए नहीं, अपने शहरियों के, हम जैसे शहरियों के लिए करते हैं ना जी, हम जैसे शहरियों के लिए करते हैं। और हमारे वज़ीर कानून साहब पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि किस 26वीं है, ये आप ही बता रहे थे कि वो एक मसौदा नहीं, कोई 3-4 मसौदे थे यार, ये आप ही बता रहे थे, गर्दिश कर रहे थे, 1 2 3 4 5 वज़ीर कानून साहब पहले बता रहे हैं जी कि हमें मसौदा ये बात किसी और ने नहीं चाहिए, वही ने कही थी कि जी हमें जो पहले मसौदा दिया गया था वो और बाद में मसौदा और सर्कुलेट कर रहा है, किसी को और मसौदा दिया जा रहा था। फिर आखिर में वज़ीर कानून ने असेंबली में जब उनसे पूछा कि भाई जी आपके पास मसौदा, उन्होंने कहा जी मुझे आगे मसौदा, अभी मसौदा पहुंचा है, मुझे मुबारक हो जी। मतलब ये अजीबोगरीब किस्म का है ना। और फिर देखिए जो काजी मनीर साहब, जो पाकिस्तान की अदलिया के जो सबसे पहले, आपको पता है काजी साहब पे नहीं हम बिलॉन्ग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना, उसी पर। जो पाकिस्तान की अदलिया के सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे ना, वो अब्दुल रशीद साहब थे, सर अब्दुल रशीद साहब, बड़े अच्छे नेक नाम। वो काजी मनीर ने जो काम शुरू किया था वो काजी फाइज ईसा के होते हुए, फिर जनाब हमारे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने उसमें पूरा हिस्सा डाला उन्होंने। 26वीं आईनी तरमीम लाएगी आ गई जी, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वैलिडिटी कर रहा था ना, जिस वक्त जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर ने कहा चीफ जस्टिस साहब को कि आप ये करें कि लगाए फुल बेंच फुल कोर्ट तश्कील लगाए, और 26वीं आईनी तरमीम ऑर्डिनेंस का फैसला वो सुने वहां पे। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने काजी फाइज, हम तो काजी फाइज ईसा साहब को रोते थे ना, ये तो 10 कदम उनसे आगे निकले यार, इन्होंने नहीं लगाया। ऐसा हुआ ये। उसके बाद अब तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट में मिला के 48 के करीब जजेस लगाए गए हैं, 45 नए, ये फतह किया गया जी। सुने सर, 45 नए जजेस लगे और 3 लगे हैं जो ट्रांसफर होके आए हैं जी, ठीक है। जो कहा जाता है कि कैप्चर कर लिया गया तमाम मुकम्मल पूरी तरह पूरी जुडिशरी को, और उसका एक रिजल्ट ये भी निकला कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस थे जिन्होंने किसी मामले पे थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश की थी वो OFT बना दिए गए, ठीक है। अच्छा चलें आगे आते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब जो एक अदलिया फतह की गई, अब एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट कल भी हमने डिस्कस की थी, लकीर पीटने वाली ने,
कि जो कमेटी बनाई गई है अब वो तयन करेगी कि जी आईनी जज के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आईनी बेंच में शमूलियत के लिए। अच्छा, अब उसमें यह है कि एग्जेक्टिव की अक्सरियत यानी गवर्नमेंट की अक्सरियत उसमें, तो अब हो सकता है गवर्नमेंट जिन जजेस को, गवर्नमेंट का ख्याल है कि जी ये जज हमें रिलीफ दे सकता है, ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं देगा, सारे आईनी बेंचेस में हाई कोर्टों में उनको लगा दिया जाए, तो हाई कोर्ट में सारी कैप्चर करने का उनका प्रोग्राम है। होती है नहीं होती है अल्लाह बेहतर जानता है। को गवर्नमेंट की असेसमेंट है कि फलाना जज हमारे साथ होगा, वो जज उनके साथ ना निकले, वो जज के नीचे मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, तुम्हारे एक हक फैसला तुम्हारे हक में चला गया, इसका मतलब तो नहीं है कि मैं सारी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो तो जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से नून लीग का था कि जी बस ये आ गए तो पनामा साड़ा निकल गया, तो पनामा तो उधर ही रहा, नून लीग निकल गई। ठीक है, साकिब निसार साहब बेंच में ही नहीं आए, उन्होंने कहा दायरा मैं तो बिला वजह क्यों गंदा हूँ इस सारे काम में आके। अच्छा, तो ये उनकी असेसमेंट है। अब मुझे बताएं कि 13 जज आईनी बेंच में आ गए। अच्छा, अब ये है कि जजेस आईनी बेंच के लिए 13 नामजद हो चुके हैं जी। अब ये क्राइटेरिया बैठ के बनाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कि किसको आना चाहिए। अच्छा, अब ये जो 3 बंदे एग्जीक्यूटिव के, जो गवर्नमेंट के हैं, एक ओपोजिशन का और एक जुडिशरी का, ये 5 बंदे बैठ के सबसे पहले तो असेसमेंट शुरू करेंगे चीफ जस्टिस से कि यही अफरीदी साहब का जायजा लेंगे कि यार कि ये आईनी बेंच में आने के काबिल हैं, यही अफरीदी साहब को उन्होंने फैसले ऐसे किए हैं कि उनको डाला जा सके। अब फिर वो डिसाइड करके कहेंगे अच्छा जी इनको डाला जा सकता है कि नहीं, कोई रूल क्राइटेरिया बनाएंगे ना, उस क्राइटेरिया भी परखा जाएगा सारों को, और परखा ऐसे जाएगा ना कि देखेंगे यार इसने कभी कोई फैसला किया है कि नहीं किया। अच्छा, वो क्राइटेरिया बना लेंगे, फिर वो मंसूर अली शाह साहब का क्राइटेरिया ये 5 बंदे बैठ के तय करेंगे कि जी ये उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं कि नहीं, फिर मुनीब साहब पे आएंगे। जैसे अच्छा, ये मुझे वैसे बताइए, जैसे अमीरुद्दीन खान साहब ने कौन सा फैसला किया था? तो उन्होंने आईनी बेंच पे आने का फैसला कर लिया, काफी नहीं, खुद को वोट दिया था हाथ बुलंद करके, फैसला होता है सब जो भी हो। ठीक है। और तो ये मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद भी इम्तिहान खत्म नहीं हो रहे बात जजों के, बात की लॉटरी लग रही है यार। जुल्करनैन साहब बात सीधी है जी, एक और चीज इसके साथ शामिल करें। कल रात को जुडिशल कमीशन के एक रुकन एहसन भोन साहब वो दुनिया टीवी पे बैठे हुए थे, उन्होंने वहां बैठ के कहा जी ये नहीं 26वीं तरमीम से गल नहीं बन रही, 27वीं लाओ 10 साल के लिए आईनी अदालत बनाए, 10 साल के लिए आईनी अदालत बनाए, 70 साल जजों की रिटायरमेंट एज करें, और वो जो है ना फिर जरा फैसले फूसले करेगी। आसन बूंद साहब, मुझे जुल्करनैन साहब बताइए कि आसन बूंद साहब जब यहाँ पर मुशर्रफ बरसे इक़्तिदार था, मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे, तो यहाँ पर जो लहर मूवमेंट चली थी, तो आसन बूंद साहब उस वक्त एट दैट टाइम उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे लाहौर के या लाहौर हाई कोर्ट बार के थे, और प्रैक्टिकली जो जजेस मूवमेंट है वो आगाज करने वाले एहसन भोन साहब थे। और फिर ये हुआ कि एहसन भोन साहब ने दौरान मूवमेंट थे लाहौर हाई कोर्ट पीसीओ जज के अस्करी जज बन गए जनाब, पीसीओ जज बन गए। वो अस्करी जज यार, पीसीओ जज मुशर्रफ का था ना यार, अस्करी जज ही होता है ना सर, उसने बतौर सदर इमरजेंसी लगाई थी ना, सदर आर्मी चीफ से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। चले, वो पीसीओ जज बन गए जी। और कितना बड़ा अलमिया ये है जनाब के आसमा जहांगीर ग्रुप में, जनाब पीसीओ जज आसन भोन साहब, जनाब आजम नजीर तारड़ साहब। वो पीसीओ जज तो नहीं थे, नहीं पीसीओ जज जैसे आप उसके साथ शामिल हो गए ना। आजम नजीर तारड़ साहब वो शुरू से ग्रुप का हिस्सा है, शुरू से ग्रुप का हिस्सा है। आजम नजीर तारड़ साहब 26वीं आईनी तरमीम लाने वालों में से, पायनियर है उनमें से उनके। तो फिर कितने को आइन की सरबुलंदी के, आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं। इनकी कारकर्दगी में एक चीज हम भूल गए, पीका। हाँ नहीं, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, पीका है। उसके बाद माशी ग्राउंड पर हम आएंगे कि माशी वहां पर क्या हुआ जनाब, ठीक है। थोड़ा सा सियासी मैदान में भी आएंगे। हाँ, इन्होंने ये किया, पीका की आपने बात की, उस तरफ आते चले। हाँ, अब चीज ये ना कि जो सबसे ज्यादा इतराज मुझे उसका तरमीम पे है ना, वो ये कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, फर्ज करें मैं राजा साहब के मुतालिक कर रहा हूँ, और राजा साहब कहते हैं यार भौंकड़ दे उन्होंने खाया, ठीक है, तो फिर कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बंदा लोरलाई से उठेगा यार ये राजा साहब के बारे में इसने ऐसी बात की है, मैं राजा साहब का बड़ा फैन हूँ, मेरी बड़ी दिल आजारी हुई है, दियो जी पर्चे आ देते। वो जिस तरह हुआ है ना लोरलाई, क्या होगा वो पूरे अजीब। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरी अरशद शरीफ साहब वाला जो एक मामला था, जैसे कि एक मामले पे 25 पर्चे हो जाते हैं बंदे पे। इमरान रियाज खान पे पहले हुए जब उन्होंने वो टक्कर के लोग वाली तकरीर की, उसके बाद फिर अरशद शरीफ साहब पे हुए, जो हम नहीं कह रहे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह रही है कि वो पर्चे कैसे हुए, देने वालों को भी नहीं पता, मुद्दई को भी नहीं पता, कहीं कि अच्छा हमारे नाम पे पर्चा हुआ है, हमने FIR कराई हुई है।
तो वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कह रही जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने पीटीएम गवर्नमेंट ने जमा कराई थी, अपनी कमेटी बना के बाहर भिजवाई थी और सरकारी अफसरान पे मुश्तमिल थी, कोई आम बंदा भी उसमें नहीं था। तो ये इस किस्म का पैटर्न आके वो अदलिया को फतह करने की कहानी सुनाई। अब साफी जो आजाद मंच साफी थे जी, जो काम करने वाले साफी थे, जो तस्वीरों के साथ लटक कर वकाए नगारी नहीं करते थे ना, वो कहते थे कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है वल कलम, मैं उसके असूलों के मुताबिक चलूंगा। सूरह रहमान में कहता है कि मैंने इंसान को बोलना सिखाया, मैं उसके मुताबिक बोलूंगा। और वो जो तस्वीरों के साथ लटक कर कहते थे कि हम नहीं करेंगे, वकाए नगारी नहीं करेंगे, साफत नहीं करेंगे, उनको सबक सिखाने के लिए यहाँ पीका लाया गया जी। पीका लाकर जिस तरह जुल्करनैन साहब ने बताया कि लोरालाई से है, कराची से है, अच्छा ये एक तरह से फायर वॉल लगाई गई ताकि सोशल मीडिया पे हमारे व्लॉग्स को कंट्रोल किया जा सके। वैसे बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए वो हमारे व्लॉग कंट्रोल करने में। ये हुकूमत के हम कारकर्दगी बयान कर रहे हैं जनाब। सब्सक्राइबर तक हमारी वीडियो नहीं जा पाती है, उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, इस मामले में तो कामयाब तो हुए वो जी। अच्छा आगे आते हैं। उसके बाद नाज़रीन क्या किया, अब इब्तिदा हुई गालिबन समीना पाशा साहिबा से, समीना पाशा होने की जी। उसके बाद ये हबीब अकरम साहब, काशिफ अब्बासी साहब और खालिद जमील साहब, बहुत सारे लोग हुए ना, ढेर सारे लोग हुए। अकबर बाजवा साहब हमारे दोस्त है, पारस जान ज़ेब। अभी ये बताया जा रहा है जी कि शहजाद इकबाल साहब का नंबर है, अहमद मीर साहब का नंबर, जो भी बोलने वाला है ना टीवी पर बैठकर। रात को मोहम्मद मालिक साहब ने माफी मांगी जी टीवी पर बैठकर। उन्होंने उनकी वाली जो माफी थी ना वो उनके प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब ने जो माफी मांगी, यार क्या इस मुल्क के अंदर आइन पढ़ना नहीं। काशिफ अब्बासी ने, उस बंदे ने जो उससे प्रोग्राम कर रहा था उसने माफी मांगी। काशिफ अब्बासी आइन पढ़ना इस मुल्क के अंदर टीवी पर बैठकर ये गुनाह कबीरा ठहरा यार। काशिफ अब्बासी ने तो आइन पढ़ा ना। मुख्तसर करते हैं, पॉलिटिकली अगर बात करें राय साहब, तो ओपोजिशन को सप्रेस करना, जलसे जुलूस पे पाबंदी करना, खुद एहतजाज करें, ये ठीक है। ये पीटीआई एहतजाज करने निकले। आप पॉलिटिक्स में मैं इस पर आता हूँ जिस पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अब की बार जो इमरान खान साहब ने कामयाब पत्ता खेला है ना, जो अपोजिशन को बुलाकर अब करें जनाब, पहले किया इन्होंने कि दवार के साथ उन्हें लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको कुत्ता जनाब से ही खूब कुत्ता, जिधर आता है गोलियां चलाई, सारा कुछ किया यार। 24 से 26 नवंबर क्या हुआ यहाँ पर, किसी से कोई बात पोशीदा नहीं है, ये सारा हुआ, ये हो गया जनाब। अब आते हैं आपके जो शबाना रोज मेहनत से इस तरह उंगली खड़ी खड़ी करके ना, तो पिछले 50 साल से कहते हैं जी कि हमें वक्त मिला तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। अधूरे वाला आपने SIFC बनाई, पता नहीं आपने कहा कि मुल्क में लाएंगे सरमायाकारी, 1 साल का वक्त, 30 अरब डॉलर, अरबों डॉलर रोजाना ज़बानी अरबों डॉलर आपके होते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है साहब नहीं, आप गलत कह रहे हैं जी। कितने पाकिस्तानी 1 साल में बाहर गए हैं? लाखों की तादाद। तो वहां से वो डॉलर भेज नहीं रहे? हाँ जी ठीक है, भेज रहे हैं। आप मतलब हर बात को नेगेटिव जो आप कहते हैं जनाब। एक और बात मुझे जुल्करनैन साहब मुझे ये बताएं कि अभी ये आप चोलिस्तान की तरफ गए हैं कहीं? नहीं, मैं कभी नहीं। नहीं, जो अभी आप गए जमीनें बंजर शराब कराने के लिए और काश्तकारी के लिए, ये वो हाँ ग्रीन पाकिस्तान, हाँ ग्रीन पाकिस्तान गए हैं ना आप? हाँ जी। आप एग्रीकल्चर जो लैंड पहले से मौजूद है उस पर आप हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं यार। वो तो प्राइवेट बंदे बना रहे हैं, गवर्नमेंट तो प्राइवेट क्यों उन्होंने मना करे ना यार, क्यों? किसी ने नहीं रोका। तो आप बंजर जाकर आबाद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अभी आपके कल के आपके फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट है यार कि आप जो आपकी गंदम के ज़खायर इस दफा मुल्क में पता नहीं 1 अरब डॉलर के में गंदम खरीदनी पड़ेगी। नहीं वैसे वो पड़ी काफी हुई है, पता नहीं उन्होंने बयान कैसे दे दिया, अभी तो इतनी पड़ी हुई है। शहबाज राणा साहब आपको पता है कि जो इकोनॉमी के बड़े एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं, वो यदतुल्ला रखते हैं इकोनॉमी पे, यदतुल्ला रखते हैं, कोई दो राय नहीं है। एक देले की इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक देले की, जो आप कह रहे थे SIFC, आप दुबई जाते हैं, कभी तबेले में बढ़ते हैं, कुछ शेखों के तबेले में, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लाते क्या है यार आप मुल्क के अंदर? अभी तक क्या लाया आपने? आप सिर्फ ये कहते हैं जी कि हमें एक और मौका दें और मुल्क की तकदीर बदलेगा। ज़रूर वाला आप मुल्क की तकदीर नहीं बदल रहे, आप शरीफ फैमिली की तकदीर बदल रहे हैं जनाब। उसा जान दो रोज़ा है तो इससे पहले कि रेस ज़्यादा दे दो। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि अब वो अब देखिए ना, आपने अदलिया उस बात है, अदलिया को जिस तरह इन्होंने बाज़ीचा तूफान बनाया, फतह किया, वो कहानी सुनाई आपने नाज़रीन को। आपने
साफियों का साफियों का गला घुटा, गला घुटा साफियों में दो चीजें ऐड कर जी। मतीउल्लाह जान साहब पे आइस डाली गई, जी। साकी बशीर पे, और उन पे हाँ। असद तूर साहब को 20 दिन जेल में रखा गया। अच्छा, साफियों को इस तरह किया गया, उनको खालिद जमील साहब को भी जेल में रखा गया जी, था। खालिद जमील साहब को। अच्छा, उसके बाद आपने सियासी मैदान की कहानी सुनाई नाज़रीन को, आपने माशी मैदान की कहानी सुनाई नाज़रीन, खेल के मैदान से भी आपका सर कुछ सामने है जनाब। खेल के मैदान से नाज़रीन, जो हम वो टीम हमारी नाज़रीन जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, झंडे गाड़े, उसके 7 बंदे उठा के बाहर बिठा दिए, ठीक है। और फिर हमने स्टेडियम तो बना दिया, 14 अरब रुपए लगा के हमने स्टेडियम अपग्रेड किए, बारिश हुई वो चो गए, ठीक है। उसके अलावा जब क्रिकेट के मैदान में हम उतरे उस चौथे हुए स्टेडियम में, तो हमारे वो मान ही नहीं रहा सर, सुने सर, हमारे फील्डरों के हाथ चो गए, उनसे बॉल नहीं पकड़ी गई, उनसे कैच नहीं पकड़े गए, और पूरी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कह लो, चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग चो गए अपने हाथ से, हमारी निकल गई ना, हमारे हाथ से स्लिप हो गई। आजकल एक क्लिप वायरल है वीडियो सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, किसका, वो सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर कह रहा है कि मैं 87 या 86 ईयर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इंग्लैंड में थे, कोई इटालियन रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठे हुए थे, हमारा एक कॉमन दोस्त था, मैं और इमरान खान बैठे हुए थे उस कॉमन दोस्त के साथ, हम खाना खा रहे थे। तो मैंने खान को कहा कि यार मैं अब रिटायर होने वाला हूँ, मैं बस ये मेरा कोई लास्ट मैच है अब जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं हम। तो मुझे खान ने कहा कि नहीं, तुमने रिटायर नहीं होना है, मैं अगले साल हिंदुस्तान आ रहा हूँ, उन्होंने कहा अगले साल तुमने आना है, तुमने नहीं, हमें पाकिस्तान का दौरा करना है। नहीं, हाँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान आ रहे हैं अगले साल, और मैंने तुम्हें हराना है, उसके बाद तुमने रिटायर हो जाना है। यार, गोया के खान अपने सियासी नहीं, खान अपने हरीफों को हराए बगैर भी रिटायर नहीं होने देता यार। और फिर उसने वैसा ही हुआ। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वो खान चाहता था कि मैं जिस इंडिया की जिस टीम को शिकस्त दूं ना, वो बड़े नाम हो। लेकिन बहरहाल चले, अब वो शिकस्त किसको होती है किसको नहीं होती मौजूदा दौर में, वो भी देखी जाएगी। तो राय साहब इजाजत दीजिए। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टली तो भिजवाएंगे। और नाज़रीन, ये चैनल आपका अपना चैनल है जी, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, और टेली भी जरूर बजाइएगा। टेली बजाने से वो ये होता है कि आपको खबरदार कर देगा कि हम जब वीलॉग करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो आपको होशियार कर देता है जनाब कि वीलॉग अपलोड हो गया। जितना राजा साहब चीखे ना, ये ना समझेगा कि इनका रोजा नहीं है। रोजा तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।